गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंट्स वाले में सभी को स्वागत है। ठीक है, मेरा ये अकाउंटेंसी का इस चैनल का फर्स्ट क्लासेज होगी और हमें आप लोगों को ज़रूरत है इस चैनल को सपोर्ट करने का। ताकि आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को और फीडबैक भी बताएंगे क्लासेस कैसी चल रही है, ताकि मुझे खुशी मिलेगी और मैं अब टाइम टू टाइम अपने चैनल के माध्यम से अकाउंट्स वाले जो चैनल है उसके माध्यम से मैं अकाउंटेंसी की क्लास अपलोड करता रहूँगा। तो चलते हैं, आज का जो टॉपिक है हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं एनपीओ। एनपीओ बोले तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसी को इन अदर नेम है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। अब हम समझते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एनी बिजनेस या किसी भी बिजनेस का मेन मोटिव होती है प्रॉफिट अर्निंग करना। क्या जितने भी इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, जितने भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशन हो, उन सभी का मेन मोटिव क्या होती है? प्रॉफिट अर्निंग करनी होती है। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिंग कंसर्न। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन होती है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं करके बल्कि मेंबर को और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करनी होती है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन को, वैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यानी कि एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्या समझे कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न वैसे ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं करना बल्कि मेंबर्स और सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करना विदाउट एमिंग एट प्रॉफिट, और एनी सरप्लस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देयर मेंबर। ठीक है, मतलब ये कि जो भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को उसको मेंबर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया जाता है, बल्कि इस प्रॉफिट को उसका वर्क और उसके वर्क को प्रमोशन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यूजेज की जाती है। ठीक है, आई होप एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ, क्या आप लोग को सही तरीके से दिखाई दे रहा है? बस हो गया, कैमरा देखे। ठीक है, थोड़ा कैमरा हिल गया था इसलिए मैं एक बार सोचा कि मैं थोड़ा सा अवगत कर लेता हूँ। तो समझ गए? तो यूं कहे तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड सर्विस टू मेंबर्स ऑफ सोसाइटी विदाउट एमिंग एट ए प्रॉफिट, और एनी सरप्लस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देयर मेंबर बट इट इज यूज्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ वर्क ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब इसका जो प्रॉफिट होती है वो ट्रेडिंग कंसर्न अपने वर्क को प्रमोशन करने में इस्तेमाल करती है। वैसे सभी संस्थाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अब इसका एग्जांपल में आता है, जैसे कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया, उसके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स एसोसिएशन हो गया। उसके बाद कहता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन। उसके बाद यू कहे तो और क्या हो सकता है यहाँ पे? और आपको हो सकता है कोई प्रोफेशनल बॉडी, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, कोई भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, यानी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इन सभी को हम लोग नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नेम से जानते हैं। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कोई स्कूल हो गया,
कॉलेजेज हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, ये सभी आते हैं आपको नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में। स्पोर्ट्स एसोसिएशन में जो भी व्यायामशाला है, कोई क्लब्स है, इन सभी को भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल बॉडी, कोई भी प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, या कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, चार्टर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट हो गया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्कर अकाउंटेंट्स हो गया, ये सब हो गया आपको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उसका प्रोफेशनल बॉडी जैसे लॉयर हो गया, चार्टर अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर्स हो गया, प्रोफेसर हो गया, इन सभी को हम लोग बोलते हैं प्रोफेशनल बॉडी। उसके बाद पता सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करती है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को भी हम लोग एनपीओ के अकॉर्डिंग रखते हैं। जैसे कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई लाइब्रेरी हो गया, ठीक है, इन सभी को हम लोग बोलते हैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सभी आपको आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। अब हम लोग चलते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, उस पर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले मैं इस चीज को मिटाऊंगा कि इसमें कौन कौन सा है। मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी प्रोवाइड करें। क्या समझे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का? इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रोवाइड सर्विस टू देयर मेंबर्स और सोसाइटी। मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होती है अपने मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करना और सोसाइटी का, इसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं करनी होती है। तो देखिए फिनेंशियल स्टेटमेंट की हम लोग बात करते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ, ठीक है। फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ में आपको कौन कौन सा आएंगे देखिए। मतलब ये हुआ कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा मेन बुक्स ऑफ अकाउंट आता है जो वो ऑर्गेनाइजेशन इसी को मेंटेन करती है। तो पहला है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। क्या समझे? पहला रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा जो बनाई जाती है बैलेंस शीट। तीसरा है बैलेंस शीट। ये हो गया। तो शायद आप लोग देख पा रहे होंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट, ठीक है। तो आप चलते हैं, समझते हैं, देखते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक प्रकार का क्या है, ये एक रियल अकाउंट है, ठीक है, और ये नॉमिनल अकाउंट होती है। नॉमिनल अकाउंट, और ये बैलेंस शीट तो अकाउंट होता नहीं है, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट है, एक प्रकार के क्या है बैलेंस शीट, ये आपको स्टेटमेंट है, एक विवरण होती है एसेट्स लायबिलिटी का, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे देखिए अब हम लोग समझते हैं वन बाय वन। क्या समझे? कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
ये मेनली 3 प्रकार की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन की जाती है अर्थात फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और थर्ड में होती है बैलेंस शीट। अब समझते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसको डिस्क्राइब करना होता है। और अभी जो भी है, चाहे वो इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन करने वाले हो, चाहे जो बिहार में जो स्टेट का एग्जामिनेशन देने वाले हो, उन सभी के लिए मैं कंबाइंड क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि ईच एंड एवरी टॉपिक को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि जो भी कंपटीशन के एग्जामिनेशन देने वाले होंगे उनको भी ठीक में फायदा करेगा, जो 12th का एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले उनके लिए भी फायदा करेगा। मैं कीवर्ड पे बात कर रहा हूँ ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। तो देखेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। देखिए, तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक ऑफ कैश। क्या समझे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट एक प्रकार के कैश अकाउंट का एक समरी है, ठीक है। ये जस्ट लाइक ये कैश अकाउंट, ये कैश अकाउंट को एक समरी है, और एक प्रकार की क्या है, रियल अकाउंट है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज consisting of all receipt and payment of कैश ट्रांजेक्शन। जितने भी रिसीट एंड पेमेंट मतलब कि जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होगा, चाहे उस कैश ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रिसीट हो और पेमेंट हो, उन सारा ट्रांजेक्शन को हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखते हैं। जो भी रिसीट होती है कैश की ट्रांजेक्शन की, जो भी रिसीट होती है उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी कैश का जो पेमेंट होती है उसको हम लोग लिखते हैं पेमेंट साइड में, पहली बात। उसके बाद इसमें और लिखेंगे कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये एक प्रकार की क्या है, एक रियल अकाउंट है। साथ ही साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो होती है, अकाउंटिंग का कौन से सिस्टम को फॉलो करती है, तो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। क्या समझे, एक होती है कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अनदर होती है एक्रूअल सिस्टम। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होती है एक्रूअल सिस्टम पे चलती है। क्या समझे, एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम से चलती है। और ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होती है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे के माध्यम से ये चलती है। मतलब ये कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी प्रकार का एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं की जाती है, जबकि इनकम एक्सपेंडिचर में एडजस्टमेंट का एंट्री किया जाएगा। आई होप कि आप लोग को यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी। तो ये सारा चीज समझ गए। साथ ही साथ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑल टाइप को ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है विच इज रिलेटेड टू कैश। मतलब कि कैश से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है उन सारा ट्रांजेक्शन को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो किया जाता है, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। चाहे वो ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का हो, चाहे वो रेवेन्यू नेचर का, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शो करते हैं। कैपिटल नेचर का मतलब कि वैसा ट्रांजेक्शन जो मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर से रिलेटेड होती है, ठीक है। और रेवेन्यू नेचर जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिसीट का मतलब ये होती है कि जैसे रिसीट अगर हो तो जैसे बता सकता हूँ लाइफ मेंबरशिप फीस हो गया, ये कैपिटल नेचर का रिसीट हुआ। अगर मैं पेमेंट की बात करूँ तो जैसे प्लांट परचेज, मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज, कंप्यूटर परचेज हो रहा है, ठीक है, या कोई लोन को रिपेमेंट कर रहे हैं, इन सभी को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कैपिटल रिसीट में लोन को यदि रिसीट करते हैं तो कैपिटल रिसीट कराएगी। अगर हम लोग लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव करते हैं या डोनेशन कोई हैवी अमाउंट में दिया होगा तो भी कैपिटल नेचर की मानी जाती है। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से कुछ ट्रांजैक्शन है। तो आज की क्लासेज यहीं पर एंड हो रही है।